तो बच्चों आज के इस न्यू एंड फ्रेश वीडियो में हम गति के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो से हम मोशन की शुरुआत करने वाले हैं, गति की शुरुआत करने वाले हैं। यदि हम गति के बारे में पहले दो चार शब्द आपको बताना चाहें तो गति क्या है। अगर मैं ये कहूं कि संसार का प्रत्येक वस्तु गति कर रही है तो आप कहेंगे कि सर आपका ये जो ग्रीन बोर्ड है यहीं का यहीं पड़ा है तो कैसे गति कर रहा है। अगर मैं कहूं कि हर एक पदार्थ गति कर रहा है तो आप कहेंगे कि सर मेरा जो घर है वह वहीं का वहीं है तो आखिर गति कैसे कर रहा है। आप कहेंगे कि घर में रखी प्रत्येक सामग्री जो कि निर्जीव है, जो कि नहीं चल रही है, वह एक जगह पड़ी है तो वह गति कैसे कर रही है। लेकिन अगर एक नजरिए से देखा जाए तो संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण इस सृष्टि के सभी क्या है, गतिमान अवस्था में है। कहिए कैसे। तो आपने जानते हैं, आपने पढ़ा है, शुरू से आपको बताया गया है कि जो हमारी धरती माता है वह सूर्य देव का क्या करती है, चक्कर लगाती है, सूर्य देव के चक्कर में पड़ी हैं, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। और जब हमारी पूरी धरती माता घूम रही हैं तो उनके साथ हम घूम रहे हैं ना। अब सबसे मुख्य बात जो आती है कि आखिर इस गति को कहते किसको है, किस चिड़िया का नाम है गति। धरती माता गति तो कर रही है, आप जान रहे हैं। अब आप जानते हैं कि कोई वस्तु चल रही है तो वह क्या कर रही है, गति कर रही है। यह चीज तो आपने एकदम बेसिक से आपको पता ही है। लेकिन अगर गति की स्टैंडर्ड परिभाषा बनाए, विज्ञान के हिसाब से अगर परिभाषा बनाए तो गति को आप कैसे परिभाषित करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर आपका क्या है, यहां पर एक कलुआ है जो कि क्या कर रहा है, हंस रहा है। एक कलुआ यहां पे खड़ा है पृथ्वी पर, यह हंस रहा है और थोड़े से 2 सेकंड बाद यह कलुआ यहां से उठ करके यहां चला जाता है। इसी प्रकार से हंसता हुआ यह कलुआ कहां आ गया, यहां पे आ गया। अब मान लेते हैं कि यह कितना लगा समय, 5 सेकंड। अब फिर से जब हम 10 सेकंड बाद देख रहे हैं तो 10 सेकंड बाद कलुआ कहां चला जा रहा है, 10 सेकंड बाद कलुआ कहां चला जा रहा है। इसी प्रकार से हंसते हुए कलुआ यहां आ जा रहा है। अगर फिर से हम 15 सेकंड बाद फिर से देखें, 15 सेकंड बाद फिर से देखें तो जो कलुआ है आपका ना, हंसता हुआ, कलुआ हंसता हुआ ही कुछ क्या कर रहा है, यहां पे इस प्रकार से आ जा रहा है। अब कलुआ कर क्या रहा है, कलुआ कर क्या रहा है, कलुआ क्या कर रहा है कि सबसे पहले कलुआ की जो स्थिति थी वह ग्रीन बोर्ड पर यहां पे थी। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, 5 सेकंड जैसे बीता, उसकी स्थिति अब ग्रीन बोर्ड पर कहां चली गई, यहां चली गई। फिर से 10 सेकंड जब बीता तो कलुआ की जो स्थिति थी कहां चली गई, यहां चली गई। लेकिन जब फिर से 15 सेकंड बीता तो कलुआ की स्थिति कहां आ गई, यहां आ गई। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, इस कलुआ की स्थिति यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां हो जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समय के साथ इस कलुआ की स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। और जब कभी आपके पास ऐसा होता है कि समय के साथ किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड, किसी भी व्यक्ति की स्थिति बदले तो वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह पिंड क्या कहलाता है कि वह क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है। वह वस्तु क्या कर रही है, स्टेट ऑफ मोशन है। यानी किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। गति की क्या है, अवस्था में है। जब कोई वस्तु अपने एक समय के साथ उसकी स्थिति क्या हो रही है, बदल जा रही है, तो वह वस्तु मानी जाती है क्या है, गति की अवस्था में है। जैसे कलुआ की स्थिति हर एक समय पर अलग अलग स्थिति हो जा रही है, यानी कलुआ चल रहा है। लेकिन अगर हम ये मान लेते कि कलुआ यहां पे खड़ा है चुपचाप हंसता हुआ और 5 सेकंड बीत गया, यहीं पे कलुआ है, और 10 सेकंड बीत गया, यहीं पे कलुआ है, 15 सेकंड बीत गया, कलुआ यहीं का यहीं है। तो यानी कि समय तो आपका बीतता जा रहा है लेकिन कलुआ की स्थिति बदल नहीं रही है। तो हम ये कहेंगे कि कलुआ गति की अवस्था में नहीं है, मोशन की अवस्था में नहीं है। तो आखिर कलुआ है क्या, कलुआ स्थिर है। कलुआ क्या है, स्थिर है। और जब समय के साथ साथ इसकी स्थिति नहीं बदल रही है तो कलुआ क्या है, स्थिर है। और इसी स्थिर को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, इसी स्थिर को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है विराम की अवस्था। इसी को हम क्या कहते हैं, विराम की अवस्था, जिसे हम या इसको विराम की अवस्था या कहते हैं विरामावस्था।
इसको हम क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। यानी कि यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदल रही हो तो उसकी अवस्था कैसी होगी, विरामावस्था होगी। लेकिन यदि किसी भी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तनशील हो, समय के साथ बदल रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति की अवस्था में कहेंगे। और ये कहेंगे कि उस वस्तु में क्या है, मोशन है, उस वस्तु में गति है। जैसे ये चाक एक सेकंड बाद यहां आ जाता है, दूसरे सेकंड में यहां, तीसरे सेकंड में यहां, चौथे सेकंड में यहां, तो यह चाक क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब मैं उम्मीद ये करता हूं आपसे कि गति आपको एकदम लॉजिकली समझ में आई होगी। और यदि गति समझ में आ गई होगी ना तो एक प्यारा सा कमेंट करें, फिर हम चलते हैं आज के इस टॉपिक के अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगले टॉपिक में आइए हम समझते हैं किसको, दूरी को, जिसकी अंग्रेजी आपकी होती है डिस्टेंस, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, डिस्टेंस। अब आइए हम समझते हैं किसको, दूरी को। दूरी और विस्थापन दो चीजें होती हैं, दूरी यानी कि डिस्टेंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा आपका यह क्या है, प्यारा सा यह आपका क्या है, एक घर है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा यह आपका क्या है, घर है। और यह किसका घर है, यह मान लेते हैं टिंकू का घर है। और यहां पर मान लेते हैं कि एक क्या है, एक बड़ा सा क्या है, विद्यालय है। यहां पे आपका क्या है, एक बड़ा सा क्या है, आपका विद्यालय है। यहां पे आपका एक बड़ा सा क्या है, विद्यालय है, जिस विद्यालय में काफी सारी खिड़कियां लगी हुई हैं, काफी सारी खिड़कियां लगी हुई हैं। और इस विद्यालय में काफी सारे क्या लगे हैं, दरवाजा लगे हैं, क्योंकि आपके विद्यालय की जो बिल्डिंग होती है वह क्या होती है, बड़ी होती है। तो यह आपका क्या है, यह आपका स्कूल है, यह क्या है, आपका स्कूल है। अब सपोज कीजिए कि आप घर से उठे और अपनी नित्य क्रिया किए और कहां गए, आप जब आपका टाइम हो गया, आप यहां से घर से निकले और घर से निकलते हुए आपका एक रास्ता यहां जा रहा था। तो आप सबसे पहले अपने रास्ते का अनुसरण करते हुए यहां पहुंचे। यहां से रास्ता एक कहां किधर के लिए मुड़ा था, इधर के लिए मुड़ा था, तो आपने यहां मुड़ गया। फिर से आपने चला इधर की ओर और एक रास्ता आपको यहां पे ले आया और यहां पे आपने आया। और यहां के बाद फिर से आपने इस रास्ते का अनुसरण करते हुए, इस रास्ते का अनुसरण करते हुए अंततः कहां पहुंच गए, अंततः आप पहुंच गए कहां, अपने स्कूल में। इस प्रकार से आप रास्ते का अनुसरण करते हुए कहां पहुंच गए, अपने स्कूल में। दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एकदम लॉजिकली मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल आपको रटने की हमारे क्लास में कोई जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी प्रकार की परिभाषा हो, हर परिभाषा यहां बना करके आपको बताई जाएगी, रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, आपने अपने घर से निकला और इस रास्ते का अनुसरण करके कहां पहुंच गए, अपने स्कूल पहुंच गए। तो आपने घर से स्कूल, घर से स्कूल, घर आपका क्या है, घर आपका है पहली स्थिति, घर आपकी क्या, आपका क्या है, विज्ञान की भाषा में आपकी पहली स्थिति है। और स्कूल जो है आपकी कैसी है, दूसरी स्थिति है। घर जो है आपका, स्कूल जो है आपकी क्या है, दूसरी स्थिति है। यानी घर पे हैं आप तो पहली स्थिति में है, स्कूल चले गए तो दूसरी स्थिति में चले गए। तो घर से आपको स्कूल जाने के लिए, यानी किसी भी वस्तु को, भाई आप ही कोई जरूरी नहीं है, चाहे आपके जगह पे कोई वस्तु हो सकता है, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उसकी अगर एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक, यानी स्थिति परिवर्तन करने के लिए जिस मार्ग का क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, जिस मार्ग का, जिस पथ का क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, उस पथ की लंबाई, यह आपका क्या है, पथ है। पथ की क्या लंबाई, पथ की लंबाई क्या कहलाती है, पथ की जो लंबाई होती है वह क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है। जो पथ की लंबाई है वह क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो किसी वस्तु के पहली स्थिति से दूसरे स्थिति के बीच की पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। उम्मीद करते हैं आप दूरी को बिल्कुल समझ लिए होंगे। या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई संख्या रेखा दी हुई है, संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से होती है कि यहां पे आपका क्या होता है, 0 होता है। इधर अगर आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आपकी प्लस की संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, जैसे प्लस का 1 2 3 4 5 इत्यादि आगे जैसे चलते जाएंगे प्लस की संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप
चलते हैं किधर, बाएं, इधर चलते हैं, अगर इधर की ओर चलते हैं तो इधर की जो संख्याएं होंगी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस प्रकार से जब जीरो के इधर आएंगे तो माइनस की संख्या होगी और जब जीरो के उधर जाएंगे तो प्लस की संख्या होगी। अब कोई आपसे यह कहे कि आपने जीरो से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, 3 से फिर से आपने मुड़ा, 2 पे आया, 1 पे आया, 0 पे आया, फिर -1 पे गए, तो टोटल आपने कितनी दूरी तय करी। और यदि एक खाने की लंबाई 1 किलोमीटर हो, एक खाने की लंबाई 1 किलोमीटर हो, तो सबसे पहले आपने 0 से 1 तक गए 1 किलोमीटर, 1 से 2 तक गए 2 किलोमीटर, 2 से 3 तक गए 3 किलोमीटर, लेकिन फिर से जब 3 से 2 आए तो फिर से 1 किलोमीटर, 2 से 1 फिर से आए तो फिर से 1 किलोमीटर, 1 से 0 पर आए तो फिर से 1 किलोमीटर, कितना हो गया टोटल 6 किलोमीटर। और जब 0 से -1 पे आए तो फिर से आपका 1 किलोमीटर चले, यानी टोटल दूरी कितनी चली आपने 7 किलोमीटर। भले ही माइनस था लेकिन वहां पे आपका माइनस घटा नहीं दूरी, यानी कि जो दूरी होती है, दूरी सदैव क्या होती है, दूरी जो आपकी होती है सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा ऋण और जीरो नहीं हो सकती है, जो दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी क्या होती है, हमेशा सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। अब जब धनात्मक होती है, दूरी जब धनात्मक होती है तो चाहे हम माइनस की तरफ चले जाएं चाहे प्लस की तरफ चले जाएं, इसे दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जितना पथ में चलते जाएंगे उस पथ की पूरी लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो चाहे हम माइनस की ओर जाएं चाहे प्लस की ओर जाएं, दूरी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। दूरी उसमें इंक्लूड होती चले जाएगी और दूरी कभी भी ऋणात्मक और जीरो नहीं होती, सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। चूंकि इस चाहे माइनस की तरफ चले चाहे प्लस की तरफ चले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दूरी के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जिन राशियों के लिए मैं जो बोल रहा हूं समझते चलिएगा, जिन राशियों के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती उन राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। उन राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे यहां पे टोटल कितना चला, टोटल वहां पे चला था कितना, 7 किलोमीटर। तो यहां पे ये नहीं लिखा था इसके साथ में कि 7 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला, किधर भी चला लेकिन 7 किलोमीटर चला। तो इसमें केवल जिसमें आंकिक मान की जरूरत हो, दिशा की कोई जरूरत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अदिश राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। हमने कई चीजें आपको बताई दूरी से संबंधित, क्या क्या हमने बताया। अभी देखिए अच्छे से जब पढ़े रहेंगे ना तो 11 में जब जाएंगे ना तो आप मजा आ जाएगा एकदम, अगली क्लासों में आपको मजा आएगा और मजे के साथ आप पढ़ेंगे, सब कुछ आपको पता होगा। सबसे पहले हमने दूरी बताया। दूरी क्या बताया कि किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि पथ की लंबाई क्या है, दूरी है। दूसरी चीज हमने बताया कि दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, यह ऋणात्मक या शून्य नहीं होती। दूसरी चीज कि इसको दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से आप दूरी को समझ सकते हैं। अब आइए चलते हैं, हम किसको समझते हैं, विस्थापन को। किसको समझते हैं, विस्थापन को, जिसकी अंग्रेजी होती है डिस्प्लेसमेंट, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट है। अब आइए थोड़ा सा मैं इस चीजों को करूं, हम विस्थापन को समझेंगे। दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा बस अंतर है। वह अंतर क्या है, जैसे आप यहां से घर से निकले थे, आप यहां से घर से निकले, आप स्कूल जाना था आपको, तो यहां से आपने कहां चला, यहां चला, यहां के बाद आपने स्कूल ऐसे चला, तब जाकर के क्या कहां पहुंचा, स्कूल पहुंचा। मान लेते हैं कि यह दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है और यह दूरी कितनी है आपकी, 4 किलोमीटर है। तो अगर यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है 4 किलोमीटर है और यहां से यहां तक की जो लंबाई है हमने मान लिया कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। तब आपसे कोई ये पूछे कि आपके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो आपकी दूरी 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर यानी कि कितनी है आपकी, 7 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम, किसकी, विस्थापन की। अब विस्थापन क्या होता है, देखिए विस्थापन और दूरी में मात्र छोटा सा अंतर है। अगर आपके घर से एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता जाता हो, आपके घर से अगर एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता जाता हो
जो कि एकदम डायरेक्ट आपको कहां पहुंचा देता हो, स्कूल पहुंचा देता हो, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी विस्थापन कहलाएगी। यानी इस पथ की लंबाई जो है क्या कहलाएगी? आपका विस्थापन कहलाएगी। फिर से एक बार समझिएगा, देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इस पथ की जो लंबाई है वह आपकी क्या है? दूरी है। लेकिन इस पथ की लंबाई जो है वह क्या है आपका? ये इस पथ की लंबाई जो है वह आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। फिर से समझिएगा अच्छे से, देखिए आपके घर से स्कूल तक की दूरी, स्कूल तक जाने का रास्ता जो है दोनों है, यह भी है यह भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि यह दूरी बन जा रही है और यह विस्थापन बन जा रहा है। ऐसा क्या है? तो इसमें एक शब्द मात्र जुड़ेगा, एक शब्द मात्र जुड़ेगा, जो पथ की लंबाई थी, पथ की लंबाई जो थी वह क्या कहलाती थी आपकी? वह कहलाती थी दूरी। लेकिन अगर इसके आगे हम एक शब्द जोड़ दें, क्या? न्यूनतम। न्यूनतम, न्यूनतम, इसके आगे हम क्या जोड़ दें? न्यूनतम जोड़ दें। यानी न्यूनतम पथ की लंबाई अगर जोड़ दें तो वही क्या हो जाता है? आपका विस्थापन। मात्र एक लेस का अंतर है, क्या है कि केवल विस्थापन के साथ क्या जुड़ जाता है? न्यूनतम जुड़ जाता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए न्यूनतम मार्ग की लंबाई, न्यूनतम पथ की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की टोटल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। अब अगर इसका विस्थापन हम देखें तो विस्थापन कितना होगा? इसका विस्थापन कितना होगा? तो यहां से इसका विस्थापन, इस मार्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। कहिए कैसे 5 किलोमीटर हो जाएगी? यह 4 है और यह 3 है, यहां समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। यहां पे हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, जहां से इस कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 5 किलोमीटर आ जाएगी। तो यह जो 5 किलोमीटर है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या विस्थापन इसमें कितना है, तो जो आपका विस्थापन है ना, विस्थापन यहां पे कितना है? आपका 5 किलोमीटर है और दूरी कितना है? 7 किलोमीटर है। लेकिन दोनों क्या है? रास्तों की लंबाई है। लेकिन और दोनों ही कहां जा रहे हैं? आपके स्कूल ही जा रहे हैं। लेकिन एक का मान कितना है? 5 किलोमीटर, दूसरे का मान कितना है? 7 किलोमीटर। दूरी को हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा, इन चीजों को भी आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। दूसरा एक आता है छोटा सा चीज, वह क्या होता है? मात्रक। दूसरा एक चीज आता है छोटा सा, उसे जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक। और मात्रक क्या होता है? मापने की इकाई। मापने की इकाई, मापने की इकाई ही क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। तो दूरी को किससे मापा जाता है? तो दूरी को किलोमीटर या मीटर से मापा जाता है। चूंकि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है भाई, न्यूनतम पथ हो चाहे क्या हो, आपके न्यूनतम पथ हो चाहे आपका पूरा पथ हो, आपकी दोनों ही क्या है? एक प्रकार की लंबाइयां हैं। और लंबाई का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? मुख्य रूप से मीटर होता है। कई मात्रक होते हैं, मीटर, किलोमीटर, डेसिमल, मेल, तो कई मात्रक इसके होते हैं। तो मुख्य रूप से इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर। तो जो दूरी का मात्रक है वह भी आपका मीटर हो जाएगा। विस्थापन का मात्रक है वह भी क्या हो जाएगा? विस्थापन का मात्रक जो है वह भी क्या हो जाएगा? मीटर। अब विस्थापन के अंदर एक मस्त सी बात क्या है, जैसे हमने बताया कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की टोटल दूरी, टोटल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। और उसकी न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। अब मैं आपसे यह कहूं कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कलुआ ही है, और कलुआ यहां से चलना प्रारंभ करता है और गोल गोल घूम करके पुनः यहां पे पहुंच जाता है। तो पहली स्थिति भी इसकी यही है, दूसरी स्थिति भी इसकी यही है। तो पहली स्थिति से दूसरे स्थिति के मध्य की न्यूनतम लंबाई कितनी है? भाई न्यूनतम लंबाई ही आपका क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो इसकी पहली स्थिति भी यही है, दूसरी स्थिति भी यही है, और दोनों के बीच की न्यूनतम लंबाई कितनी है? 0 है। लेकिन अगर दूरी देखा जाए तो उसने यहां से यहां तक चला ना, तो पूरे पथ की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो अगर हम ये विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन अगर इसके दूरी की बात करें तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 पाई r हो जाएगी, क्योंकि यह वृत्ताकार मार्ग पर चला और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो आपने ये सीखा कि दूरी कभी 0 नहीं होती, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगर आपके पास दे दी जाए क्या? अगर आपके पास दे दी जाए संख्या रेखा, इधर आपका 0 है, 1 2, इधर चलेंगे तो -1 -2, -1 -2, और इधर क्या हो जाएगा? 1 और 2।
आपसे कोई ये कहे कि कोई कण 0 से चलना प्रारंभ करता है, 1 पर जाता है, 1 से लौटता है, फिर से -1 पर आता है और फिर से क्या आता है, -2 पर आता है। तो 0 से चला था तो पहली स्थिति इसकी ये है और -2 पर जाके रुक गया तो दूसरी स्थिति इसकी ये है। अब इनके मध्य अगर हम दूरी की बात करें तो 1 किलोमीटर यहां चला, फिर से वापस आया तो फिर 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, फिर से यहां से 1 किलोमीटर, यानी टोटल 4 किलोमीटर दूरी चला। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो पहली स्थिति से दूसरे स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहां से यहां तक की न्यूनतम दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की न्यूनतम दूरी कितनी है, -2 किलोमीटर। यानी कि यहां पे आप देख रहे हैं कि विस्थापन आपका माइनस में आ जा रहा है, लेकिन दूरी माइनस में नहीं आ रही है, दूरी प्लस का 4 किलोमीटर आ रही है। भाई दूरी कितना आ रही है, प्लस का 4 किलोमीटर आ रही है और जो विस्थापन है -2 किलोमीटर आ रहा है। अतः कहने का मतलब यह है कि विस्थापन आपका 0 भी आ गया और आपका माइनस में भी आ गया। तो विस्थापन आपका कैसा होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे कि विस्थापन हमेशा धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। यह चीज लिखेंगे। अब यहां पे एक और अच्छी बात है क्या, कि जैसे इसको यहां से चला तो इधर माइनस मिला, यहां से चला तो इसको प्लस मिला, यानी कि माइनस चिन्ह यह बताता है कि आपने संख्या रेखा पर उल्टी तरफ चला है, संख्या रेखा पर आपने उल्टा तरफ चला है। अगर प्लस में आता तो यह डिसाइड होता कि आपने संख्या रेखा पर सीधा तरफ चला है। प्लस का मतलब सीधा, माइनस का मतलब उल्टा। अगर विस्थापन माइनस आ रहा है तो आपकी दिशा उल्टी है और यदि प्लस आ रहा है तो आपकी दिशा सीधी है। यानी कि विस्थापन अगर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी दिशा की। और जबकि दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं थी। तो विस्थापन एक सदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण क्या होता है, जैसे हम कहें कि 7 किलोमीटर, तो ये जो 7 है ना, परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान। तो विस्थापन का आंकिक मान कुछ ना कुछ है ना, -2 है, 0 है और यहां पे 4 किलोमीटर है, सॉरी यहां पे 5 किलोमीटर है। तो यह क्या है, आंकिक मान है और आंकिक मान को ही हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं परिमाण। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल व केवल किसकी जरूरत पड़े, परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत ना पड़े, जैसे कि दूरी, तो वह क्या कहलाती है, अदिश राशि। तो दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। मैंने हर एक बात को आपको पूरा एकदम लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश किया और एक एक बात मैंने आपको समझाई। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट इसमें आपका रह गया हो। और यदि अब भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट में बेशक लिख सकते हैं। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं और हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देता हूं। इसके अगली आने वाली जो वीडियो होगी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और वह आपके फिजिक्स के कंसेप्ट को बिल्ड करेगी। तो अगली आने वाली वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो बच्चों, हम लोगों ने दूरी तथा विस्थापन के बारे में एकदम डीप से समझ लिया। अब देखिए, दो चीजें, दूरी और विस्थापन पर आधारित दो चीजें आपकी होती हैं जिसे मैं एकदम लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा। जिसमें सबसे पहली चीज है स्पीड, यानी कि चाल। आप शुरू से कक्षा 6वीं 7वीं से ही आप पढ़ते जा रहे हैं। एक नॉर्मल सा सूत्र होता है कि चाल बराबर किसके होता है, चाल बराबर आपके होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर आपका होता है किसके, दूरी बटे समय। यदि आपको यह सूत्र पता है ना, तो इस सूत्र के आधार पर आप चाल के बारे में एनीथिंग, सब कुछ आप पता कर सकते हो। अगर यह सूत्र आपको पता है तो अब देखिए आप कैसे पता कर सकते हो। आपको चाल के बारे में पता क्या क्या करना है। चाल के बारे में आपको यह पता करना है कि चाल की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा मैं इसी सूत्र के आधार पर आपको 3 प्रकार से परिभाषा बताऊंगा और तीनों एकदम एग्जैक्टली 100% करेक्ट होगा और आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी, खास तौर से हमारे क्लास के अंदर। तो देखिए, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और जहां पे बटा लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनुपात। उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात। तो चाल किसके बराबर है, दूरी और समय के अनुपात के बराबर है।
मैंने क्या बताया फिर से समझिएगा कि यदि कहीं पे जैसे लिखा हुआ है आपका A/B, तो इसको हम ऐसे भी तो पढ़ते हैं A/B, पढ़ते हैं कि नहीं भाई? बटे का मतलब होता है अनुपात, तो दूरी बटे समय है, तो दूरी अनुपात किसका है? समय है। तो चाल क्या है? चाल दूरी और समय का क्या है? अनुपात है। यानी कि दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यदि सिंपल सी, यदि इसी भाषा में आप उत्तर लिख के आओगे, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपका उत्तर काट दे। दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और बटे को हम कहते हैं अनुपात। और जब कभी भी कोई राशि अनुपात में हो तो यह अनुपात किसके बराबर है? चाल के बराबर है। तो दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। अब आइए हम मेथड नंबर 2 समझते हैं कि आखिर दूरी और समय, इस चाल को हम किस प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी परिभाषा एक तरह से और बनाऊं तो चाल बराबर क्या है आपका? चाल बराबर है आपका दूरी बटे कितना है? समय। अब समय किस में लिया जाता है? सेकंड में। हमने यहां पे मान लिया कि जो समय है किसके बराबर है? 1 सेकंड के बराबर है। समय अगर 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा तो समय के जगह पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यह जो चाल है किसके बराबर हो जाएगी? दूरी के बराबर हो जाएगी। यह चाल जो है किसके बराबर हो जाएगी? दूरी के बराबर हो जाएगी। अब यदि आपको चाल को परिभाषित करना है तब कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज देखिए, यह विज्ञान की स्टैंडर्ड परिभाषा है। अब जो आपके बुकों में भी मिलेगी, मैं उसको समझाने का बस प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जहां कहीं भी एक लिखा हो, एक को विज्ञान की भाषा में, एक को भौतिक विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? एक को भौतिक विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? एकांक कहते हैं। और एकांक आपका एक क्या है? तो एकांक आपका क्या है? समय है। एकांक आपका क्या है? समय है। तो समय कितना है? एकांक। तो एकांक समय में क्या हो रहा है? एकांक समय में दूरी चल रही है। भाई दूरी क्या है? किसी भी कण द्वारा पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो एकांक समय कितना हुआ है? एकांक। क्योंकि विज्ञान की भाषा में एक को हम क्या कहते हैं? एकांक। तो एकांक क्या है? समय। एकांक समय में हो क्या रहा है? दूरी चली जा रही है। तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। क्योंकि जब आपने 1 ले लिया तो चाल किसके बराबर है? दूरी के बराबर है। जब आपने समय का मान 1 ले लिया तो जो चाल है आपका चली गई दूरी के बराबर है। तो आप इसको ऐसे भी तो परिभाषित कर सकते हैं। एक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एकांक। एकांक क्या है? समय। तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो आप चाल को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हो कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब देखिए, चाल की परिभाषा आपने 2 प्रकार से जान लिया। अब हमें चाहिए चाल का मात्रक। अब हमें क्या चाहिए? चाल का मात्रक चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो चाल का मात्रक निकालने के लिए चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो दूरी का मात्रक क्या होता है आपका? दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है आपका सेकेंड। तो जो चाल का मात्रक होगा वह क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड। और मीटर बटे सेकेंड को हम क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। तो जो चाल का मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड या मीटर बटे सेकेंड। तो चाल का मात्रक अगर निकालना है तो चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर बटे सेकेंड। दूसरी चीज, अगर हम ये देखें कि जो दूरी है, सॉरी चाल है, वह अदिश राशि है या सदिश राशि है। अगर हम चाल को देखें तो चाल क्या है? सदिश राशि है कि अदिश? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको
केवल व केवल दिशा की जरूरत पड़ती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है, आंकिक मान की जरूरत पड़ती है, वे राशियां कैसी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की भी और परिमाण की भी, दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो आपने देखा दूरी के बारे में पढ़ा। दूरी क्या सदिश राशि है या अदिश राशि? कमेंट करके आप बताएंगे कि दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो आपको बता दें कि दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसलिए जो चाल भी होगा वह कैसी राशि होगा? अदिश राशि। क्योंकि दूरी भी अदिश राशि है और समय भी क्या है? अदिश राशि है। समय को व्यक्त करने के लिए क्या दिशा की जरूरत पड़ती है? क्या आप बताते हैं ऐसा कि अभी 1:15 उत्तर की दिशा में हो रहा है? ऐसा बताते हैं क्या? सीधे आप, कोई समय पूछता है आपसे तो आप यही बताते हो कि अभी 1:15 हो रहा है 15 सिंपल सी लॉजिक। तो जिसमें इसमें दिशा की तो कोई जरूरत है नहीं, तो ना तो समय में दिशा की जरूरत पड़ रही है और ना ही दूरी में दिशा की जरूरत पड़ रही है। इसलिए चाल कैसी राशि है? चाल आपकी अदिश राशि है। तो इतनी बातें आप चाल के बारे में ज्ञात कर सकते हो। दूसरी चीज कि यदि आपकी दूरी, भाई समय भी तो कभी ऋणात्मक नहीं होता, ना तो दूरी कभी ऋणात्मक होती है। समय कभी शून्य होता है क्या? अगर आप चल रहे हैं दूरी, तो क्या शून्य समय में आप दूरी चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। शून्य समय में दूरी नहीं चल पाएंगे। तो समय भी निगेटिव नहीं होता और दूरी भी निगेटिव नहीं होती। तो जो चाल भी है आपका, चाल भी आपका निगेटिव नहीं होगा। चाल भी आपका निगेटिव नहीं होगा, चाल भी आपका शून्य नहीं होगा, क्योंकि ना तो समय शून्य होता है और ना ही दूरी आपकी शून्य होती है। तो चाल ना तो शून्य होगा और ना ही क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इतनी बातें आप चाल के बारे में ज्ञात कर सकते हो। अब आइए हम समझते हैं वेग को। अब आइए थोड़ा सा हम जल्दी फास्ट वे में चलते हैं। अब हम समझेंगे वेग को। जिस प्रकार आपने चाल के बारे में समझा, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी प्रकार से आपका वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं और चाल को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग भी बराबर आपका होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम d से या s से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं। तो विस्थापन बटे क्या हो जाएगा? आपका समय। विस्थापन बटे समय। अब यदि आपको वेग की परिभाषा बनानी हो तो जिस प्रकार से हमने चाल की परिभाषा बनाया कि आपका चाल की परिभाषा हमने क्या बनाया था? दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है? आपका चाल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यह भी किसमें है? भाग में। और भाग का मतलब होता है अनुपात। किसका अनुपात है? विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है? आपका वेग कहलाता है। तो आप एक परिभाषा यह भी याद रखेंगे कि विस्थापन और समय, सबसे पहली चीज कि आपको केवल व केवल सूत्र याद रखना है। और यदि यह सूत्र आपको याद है ना, तो आप कुछ भी चीज इसके बारे में निकाल सकते हैं, इसकी परिभाषा बना सकते हैं, इसका मात्रक आप बना सकते हैं, इसको यह बता सकते हैं कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो वेग की परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और यदि हम फिजिक्स की स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करें तो समय को हम मान लेते हैं 1 सेकेंड, और यदि समय को हम 1 सेकेंड मान लेते हैं तो वेग किसके बराबर हो जाएगा? वेग किसके बराबर हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा आपके किसके? विस्थापन के। और वेग विस्थापन के बराबर कब है? जब समय का मान 1 है। और विज्ञान की भाषा में 1 को हम क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में 1 को हम कहते हैं एकांक। एकांक क्या है? एकांक आपका समय है। एकांक आपका क्या है? समय है। अब इसको हम बोलेंगे कैसे कि एकांक समय में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। एकांक समय में वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई विशेष इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको समय को क्या मान लेना है? 1। जैसे ही समय को 1 मान लेंगे, 1 को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है एकांक, और यदि इसके नीचे 1 हो जाए तो जो वेग है विस्थापन के बराबर हो जाता है। तो विस्थापन के बराबर वेग कब होता है? जब समय क्या हो? एकांक हो। समय का मान क्या हो? 1 हो। तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब वेग के अगर हम मात्रक की बात करें तो वेग का जो मात्रक होगा, वेग का मात्रक क्या होगा? विस्थापन का मात्रक। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या होता है? आपका सेकंड होता है। तो समय का मात्रक सेकंड यानी मीटर बटे सेकंड। और यदि इसको हम लिखें तो इसे मीटर
प्रति सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। तो जो वेग का भी मात्रक होता है वह कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर मैं बात करूं कि जो वेग है अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। आपने पढ़ा है विस्थापन को। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। और जब विस्थापन आपकी सदिश राशि है, सदिश राशि में अदिश राशि का जब भाग लगाया जा रहा है तो समय को तो एक हमने मान लिया, एक का कोई मतलब ही नहीं है। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो आपका वेग भी कैसी राशि होगी? वेग भी आपकी सदिश राशि होगी। दूसरी चीज कि जो विस्थापन है आपका शून्य भी हो सकता है, विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। तो उसी के साथ साथ वेग भी आपका, यदि विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी आपका कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए चलते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए एक दो प्यारे प्यारे सवाल हैं, उन सवालों को भी एक नजर हम देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स के अंतर्गत सवाल आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफी महत्व रखते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे और बड़ी क्लास में जब 11वीं और 12वीं में जाकर के जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां आपको केवल सवाल ही सवाल ज्यादातर मिलेंगे, और यदि सवाल का आपका अभी से प्रैक्टिस नहीं है तो वहां पे आपको फिजिक्स पहाड़ लगने लगेगा। आपका सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक कार 2 घंटे में, यानी कि समय टी का मान कितना दिया हुआ है? समय टी का मान दिया हुआ है 2 घंटे। विज्ञान का सवाल, कुछ भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं होता, सूत्र बस आपको याद होना चाहिए, उस सूत्र पर हम बस अप्लाई करते हैं। तो एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी डिस्टेंस का मान, एस का मान, दूरी का मान कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आपकी दूरी का मान दिया हुआ है। तो दूरी तय करती है, तो आपको चाल ज्ञात करनी है। इसका क्या बताना है? आपका चाल बताना है। चाल को यू से प्रदर्शित हम करते हैं, या इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख लेते हैं चाल। आप जानते हैं सूत्र की चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर आपकी किस क्या होता है? दूरी बटे समय। यहां पे दूरी का मान कितना दिया है? 60 किलोमीटर। दूरी का मान कितना दिया है? 60 किलोमीटर बटे समय का मान कितना दिया है? 2 घंटे, यानी कि 2 आपका हावर्स। 2 घंटे यानी कि 2 हावर्स। तो 2 से 60 कितनी बार में कट जाएगा? 30 बार में कट जाएगा। तो उत्तर कितना आया? 30। केवल 30 नहीं, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यहां मीटर प्रति सेकेंड नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई किलोमीटर भी क्या है? दूरी की इकाई है। हावर्स भी क्या है? एक समय की इकाई है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर प्रति आपका क्या हो जाएगा? हावर्स प्रति क्या हो जाएगा? घंटा। तो जो चाल का मान निकल के आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सवालों को भी हल कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है गति का ग्राफ। इसमें एक नई चीज है आपका क्या? ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ को समझिए कि दिए हुए आंकड़ों को एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। यानी कि जो भी आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं उन आंकड़ों को यदि आप एक चित्र के रूप में उसे व्यवस्थित कर देते हैं तो वह उसका कहलाता है ग्राफ। यानी कि गति के ग्राफ का मतलब यह है कि गति से संबंधित कुछ आपके आंकड़े दिए होंगे, उन आंकड़ों के मध्य यदि आप चित्र के द्वारा उन आंकड़ों को प्रदर्शित कर दें तो वह कहलाएगा गति का ग्राफ। जैसे गति में क्या चीज होती है? गति में एक तो आपकी दूरी होगी, एक आपका क्या होगा? समय होगा। यानी कि एक आपका क्या होगा? समय होगा, और दूसरी चीज आपकी क्या होगी? दूरी होगी। मान लेते हैं कि दूरी और समय दो चीजें आपके पास हैं। पहले सेकेंड में यदि वस्तु कितनी जाती है? पहले सेकेंड में वस्तु 2 मीटर जाती है। यदि यही वस्तु दूसरे सेकेंड में यदि 4 मीटर जाती है, और तीसरे सेकेंड में यदि 6 मीटर जाती है, और चौथे सेकेंड में यह 8 मीटर जाती है, और 5वें सेकेंड में यह 10 मीटर दूरी तय करती है, तो यह आंकड़ा आपका दिया हुआ है। यदि इन आंकड़ों के मध्य, यदि इन दिए
हुए आंकड़ों के मध्य यदि आप क्या बना दें, यदि आप बना दें चित्र, तो यह चित्र कहलाएगा गति का ग्राफ। अब गति में हमारी दो चीजें होती हैं, दूरी और समय। तो निश्चित तौर से जो हम चित्र बनाएंगे उसमें भी दो चीजें व्यवस्थित करनी होगी। यह हमारा मान लेते हैं x अक्ष है, यह हमारा क्या है, y अक्ष है। और हमने x अक्ष पर क्या लिया हुआ है, x अक्ष पर हमने समय को लिया है और y अक्ष पर हमने किसको लिया है, दूरी को लिया है। 1-1 सेंटीमीटर का खाना है, 1 2 3 4 5। 1 सेंटीमीटर खाने का मतलब 1 सेकेंड है, यानी कि यहां 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। इस प्रकार से क्या है, समय है। और इस क्रम में आपकी दूरी दी हुई है, और दूरी का मतलब है कि एक खाना 1 सेंटीमीटर का है और एक खाना किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। तो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। इस प्रकार से यह 2 4 6 8 और 10। एक साइड में आप क्या लिख लेंगे कि x अक्ष पर आपका क्या है, समय है। और समय का पैमाना आपका क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेकेंड। तो समय का पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर आपके किसके है, 1 सेकेंड के। और दूसरे क्रम में जो आपका y अक्ष है, y अक्ष पर आपका क्या लिया हुआ है, y अक्ष पर आपका क्या है, दूरी है। और दूरी के लिए y अक्ष पर जो आपका 1 सेंटीमीटर है वह किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। यह पैरामीटर आपको लिखना पड़ेगा साइड में। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये पैरामीटर आपको बताने के लिए लिखना पड़ेगा कि आपने x अक्ष पर समय को लिया है और 1 सेंटीमीटर का एक खाना है और 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड के बराबर है। y अक्ष पर आपने दूरी को लिया है, y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर का खाना है जो कि किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। अब इसमें हमें बनाना है ग्राफ। एक कंडीशन इसमें और होगा, 0 पर यह किसमें होगा, 0 पर, यानी कि विरामावस्था पर चलना यह आरंभ नहीं किया हुआ है। जैसे यह 0 से आरंभ करता है चलना, कोई वस्तु चलना आरंभ करता है तो दूरी समय कितना लेता है, 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का समय यहां, और 1 सेकेंड में कितना मीटर चलता है, 2 मीटर। तो 1 सेकेंड में 2 मीटर, यानी वस्तु यहां पहुंच जाती है। वस्तु कहां पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है। दूसरे सेकेंड में 4 मीटर, तो दूसरा सेकेंड आपका यहां है और 4 आपका यहां है। जब इनको मिला देंगे तो वस्तु आपकी यहां पहुंच जाएगी। अगले क्रम में इसके समय कितना है, 3 सेकेंड, तो 3 आपका यहां है, 3 आपका इधर की ओर जाएगा। 3 सेकेंड में 6 पर पहुंचती है, तो 6 यह रहा, यानी कि वस्तु यहां पहुंच गई। ठीक इसी प्रकार से 4 सेकेंड जब लेंगे आप, तो 4 सेकेंड का यह है और 4 सेकेंड में कितना चल रहा है, 8 मीटर, तो वस्तु आपकी 8 मीटर यहां पे पहुंच जाएगी। यह रही वस्तु। इसी प्रकार से 5वें सेकंड में अगर लें तो 5 सेकंड आपका यहां है, 5 सेकंड में दूरी कितनी चल रही है, 10 मीटर, तो 10 मीटर आपका यहां है, यानी कि वस्तु कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। अब जहां जहां जिस बिंदु से होकर के वस्तु गई है उस लाइन को अगर हम मिला दें तो यही तो कहलाता है कि दूरी और समय के मध्य ग्राफ, दूरी और समय के मध्य ग्राफ। अब जहां पे भी हम चाहें, इस बिंदु पर जहां पे भी हम चाहें, एक दूसरे के बीच की हम चाल निकाल सकते हैं। यानी कि यह जो ग्राफ है यह कौन सा ग्राफ कहलाएगा, यह दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। और दूरी समय ग्राफ हमें क्या बताता है, दूरी समय ग्राफ हमें बताता है चाल को। दूरी समय ग्राफ हमें क्या बताता है, चाल बताता है। यदि आपसे कोई यह पूछ दे कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु, मान लेते हैं इसका नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी, ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु के बीच का हमें चाल बताना है, तो आप ए से बी के बीच का चाल कैसे ज्ञात करेंगे। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। तो ए से लेकर के बी तक यह वस्तु कितनी दूरी चली, तो दूरी किधर है, दूरी आपकी इधर है वाई अक्ष पर। तो ए पर वस्तु यहां पे 6 पे थी और बी पे वस्तु 8 पे चली गई, तो 8 - 6 यानी कि दूरी कितनी है, 2 मीटर। दूरी कितनी है, 2 मीटर है। और यदि आपकी दूरी बटे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे आपका होता है समय। दूरी बटे क्या होता है आपका समय। तो दूरी तो ए से लेकर बी तक की कितनी है, 2 मीटर। अब यदि हम समय की बात करें तो ए से लेकर बी तक, ए अब
बी आपका यहां है, ए आपका यहां है और समय यह आपका है, तो यहां से यहां तक के बीच का समय 4 - 3 यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि जो दूरी आई 2 मीटर प्रति सेकेंड दूरी निकल के आई, सॉरी चाल निकल के आया कितना, 2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि यदि आपको दूरी समय के मध्य ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ से आप निश्चित तौर पर चाल की गणना कर सकते हैं। किसी भी बिंदु पर, किसी भी दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के मध्य आप चाल की गणना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, यहां एक चीज यहां पे क्या ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि जैसे देखिए पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर और चौथे सेकंड में 8 मीटर, पांचवें सेकंड में 10 मीटर। पहले सेकंड में कितना चली, 2 मीटर। पहले से दूसरे सेकंड के बीच कितना समय है, 1 सेकंड का। फिर से दूसरे सेकंड में कितनी चली, 2 मीटर पहले चल चुकी थी, अब 4 पर आ गई, यानी कितना चली, 2 मीटर। अगले सेकंड कितना चली, फिर से 2 मीटर। अगले सेकंड में कितना चली, फिर से 2 मीटर। अगले सेकंड 4 से 5 के बीच में कितना समय, 1 सेकंड का। और 1 सेकंड में फिर से कितना चली, 8 मीटर पहले चल चुकी थी, 10 पर पहुंच गई, यानी कितनी चली, 2 मीटर। यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वस्तु का चाल नहीं बदल रहा है। चाल हर एक किसी भी बिंदु पर निकालें तो इसका 2 मीटर ही चाल निकल के आएगा। यानी कि समय उसका बदल रहा है किंतु चाल नहीं बदल रहा है। और ऐसी गति जब होती है कि उसका समय एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करे कि 1 सेकंड में वह 2 मीटर ही चलना है, 1 सेकंड में उसको 2 मीटर ही चलना है, 1 सेकंड में उसको 2 मीटर ही चलना है। अगर आपके पास ऐसी स्थिति हो, कोई कण आपका इस प्रकार से गति कर रहा हो कि समान समय में समान दूरी तय करता है, तो वह दूरी, वह गति कैसी गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। कैसी गति कहलाती है, एक समान गति। जब कोई कण एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, जैसे निश्चित समय क्या है, 1 सेकंड, निश्चित दूरी कितनी है, 2 मीटर। आप यहां से यहां तक किसी भी में देख लीजिए कि हर 1 सेकंड में वस्तु 2 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो जब निश्चित समय में निश्चित दूरी वस्तु तय करती है तो वह गति कैसी कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। ठीक इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में निश्चित दूरी ना तय करे, जैसे पहले सेकंड में इसने 2 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 3 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 6 मीटर चल गया और चौथे सेकंड में 10 मीटर चल गया और पांचवें सेकंड में 12 मीटर चल गया, तो यहां देख रहे हैं कि 1 सेकंड में 2 चला, फिर दूसरे सेकंड में केवल 1 मीटर दूरी चला, क्योंकि 2 तो पहले चल चुका था। अब कितने पे पहुंचा, 3, यानी 1 मीटर की दूरी। पहले 2 था, अब 1 मीटर। फिर अगले सेकंड में देखें तो 3 मीटर की दूरी 1 सेकंड में चल दे रहा है, यानी कि किसी समय किसी सेकंड में यह 2 मीटर चल दे रहा है, किसी सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो किसी सेकंड में 3 मीटर हो जा रहा है। तो ऐसी दूरी को हम असमान गति कहते हैं। ऐसी गति को, वस्तु की इस प्रकार की गति को कि जो एक निश्चित समय तो निश्चित है, समय तो निश्चित है किंतु आपका जो वस्तु द्वारा चली गई दूरी है वह निश्चित नहीं है, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। अब 1-2 टॉपिक इसका और रह गया है। ग्राफ हमें नहीं लगता कि इसके आगे भी कुछ आपको समझाने की जरूरत है। यदि कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड अप करके देख सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है आपका त्वरण। अब आइए हम त्वरण को समझते हैं। यदि हम त्वरण के सूत्र की बात करें तो त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर आपका होता है वेग परिवर्तन। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों में एकदम गूढ़ रहस्य है। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। जहां कहीं भी परिवर्तन जुड़ जाएगा आपका क्या लग जाएगा, डेल्टा लग जाएगा। तो डेल्टा भी बटे डेल्टा टी किसके बराबर होता है, ए बराबर डेल्टा भी बटे डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा का मतलब यह है कि इसके मध्य आपका क्या हो रहा है, परिवर्तन। अब आइए हम त्वरण की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, फिर आगे इसके बारे में और भी ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहला चीज कि हमने आपको एक बात और परिभाषा में बतानी भूल गई थी, और वह बात क्या है कि जब कभी भी आपका समय का भाग लग रहा हो किसी भी राशि के साथ, विज्ञान में कहीं भी किसी भी जगह पर, कोई जरूरी नहीं है कि आपके त्वरण की ही मैं बात कर रहा हूं, कहीं पे भी जब समय का भाग लगाया जा रहा हो तो उसे हम पढ़ते हैं की दर।
उसे हम क्या पढ़ते हैं, समय में जब भाग लगता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, की दर कहते हैं। उसे हम क्या पढ़ते हैं, की दर पढ़ते हैं। यानी कि समय का जब भाग लग रहा हो तो उस समय के जगह पर यदि हम पढ़ दें की दर तो उसका मतलब यह हो रहा है कि समय से भाग लगाया जा रहा है। क्या आप चीजों को लिंक कर पा रहे हैं? आइए फिर से समझाते हैं। ऊपर में है क्या, वेग परिवर्तन। यानी कि अगर हम ये कह दें कि वेग परिवर्तन की दर अगर हम कह दें तो इसका मतलब यह है कि वेग परिवर्तन में समय का भाग लगाया जा रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर यानी वेग परिवर्तन में जब हम समय का भाग लगा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। तो त्वरण की परिभाषा हम एक लाइन में बस बना सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। एक वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। या परिभाषा आपको जैसे हमने बनाने बताया है वैसे भी बता सकते हैं कि वेग परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर विज्ञान की स्टैंडर्ड परिभाषा बनाएं तो समय को हम क्या मान लेंगे, एक, और एक को क्या कहते हैं, एकांक। एक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एकांक। तो एकांक क्या है, समय है। तो एकांक समय में हो क्या रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो एकांक समय में वेग में परिवर्तन, एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यानी एकांक समय में वस्तु द्वारा किया गया वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। लेकिन आप एक लाइन में बस परिभाषा ये याद रखेंगे, हालांकि तीनों परिभाषाएं सही हैं, कोई माई का लाल तीनों परिभाषाओं को काट नहीं सकता, तीनों परिभाषाएं अकाट्य हैं। लेकिन आप एक लाइन में बस याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब आइए हम समझाते हैं आपको कि आखिर इस परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन का मतलब यह है कि पहले वेग उसका कुछ और था और बाद में उसका वेग कुछ और हो गया। और पहले वेग यानी कि प्रारंभिक वेग, पहला वेग यानी उसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। और प्रारंभिक वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। बाद में जो वेग है उसको हम कहते हैं अंतिम वेग। उस बाद में वाले वेग को हम क्या कहते हैं, अंतिम वेग। और अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। वेग परिवर्तन का मतलब कि वेग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यानी पहले वेग कुछ और था और बाद में वेग कुछ और हो गया। यानी कि प्रारंभिक वेग पहले कुछ और था और अंतिम वेग बाद में कुछ और हो गया। तो जहां कहीं भी परिवर्तन की बात आए, जहां कहीं भी डेल्टा लगा हो, वहां आप ये समझेंगे कि अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी कि वेग परिवर्तन की बात कर रहा है। यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, दो वेग उसके पास हैं। तो जहां कहीं भी परिवर्तन लिखा होगा वहां आंख मूंद करके आप लिख सकते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक। वहां आप आंख बंद करके बिल्कुल से लिख सकते हैं। और समय अंतराल है, चूंकि वेग बदल रहा है, पहले कुछ और था बाद में कुछ और रहा होगा, यानी समय भी उसके साथ बदल रहा है। यानी जो बाद में समय है वह क्या रहा होगा, वह t2 रहा होगा। और जो पहले समय है वह क्या रहा होगा, t1 रहा होगा। यह किसके बराबर होगा, यह आपके a के बराबर होगा। यह किसके बराबर आपका होगा, a के बराबर होगा। यानी कि जब कभी भी परिवर्तन की बात आए तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, भी क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन। यानी कि वेग में परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं, अंतिम वेग माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, प्रारंभिक वेग लिख सकते हैं। तो परिवर्तन का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, और समय का भाग लग रहा है तो t2 माइनस t1। यह किसके बराबर होगा, आपके त्वरण के बराबर होगा। अब यदि हम बात करें त्वरण के मात्रक की तो त्वरण का परिभाषा क्या होता है, a बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t।
यह आपके त्वरण की परिभाषा होता है। वेग का जो मात्रक होता है उसे आपने जाना क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर बटे सेकेंड, यह क्या है आपका मीटर बटे सेकेंड, इसका वाला सेकेंड है और एक सेकेंड इसके साथ और है, तो यह क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा त्वरण का मात्रक। त्वरण का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कोई आपसे यह पूछेगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। दूसरी चीज कि यदि हम ये ज्ञात करें कि आखिर त्वरण जो है अदिश राशि है या त्वरण सदिश राशि है, तो हम आपको बता दें कि वेग जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने आपको बताया था वेग किससे संबंधित है, विस्थापन से। विस्थापन आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो वेग कैसी राशि हुई, सदिश राशि। और जब सदिश राशि से अदिश राशि का भाग लगाया जाएगा तो हमेशा सदिश राशि प्राप्त होगी। तो जो आपका वेग त्वरण होगा वह हमेशा कैसी राशि है, सदिश राशि होगी। त्वरण कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि होगी। तो इतनी सारी बातें आप त्वरण के बारे में जान सकते हैं। अब आप जो जिस प्रकार से वहां पे दूरी और समय के मध्य जो ग्राफ था वह चाल को प्रदर्शित कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से यदि आप वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचें, वेग यानी किसी वस्तु का वेग किसी समय के साथ अगर बदल रहा है, तो अगर समय और वेग के मध्य आप ग्राफ खींचें तो वह समय और वेग के मध्य जो ग्राफ होगा वह आपका क्या बताएगा, त्वरण बताएगा। जो आपका वेग और समय के मध्य ग्राफ होगा वह आपका क्या बताएगा, त्वरण को प्रदर्शित करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहां समझाते हैं, 1 2 3, यह आपका समय है, यहां आपका वेग है। पहले सेकंड में वेग आपका कितना है, यहां पे 2 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे सेकंड में आपका 4 मीटर प्रति सेकंड है। तीसरे सेकंड में आपका कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार से जो ग्राफ बन रहा है, इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है। तो यहां पे कहीं भी आप इसका मान अंतिम माइनस प्रारंभिक करके त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार से वेग और समय के मध्य आप ग्राफ को खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है वह धीरे धीरे लगभग समाप्ति की ओर है। एक चीजें और हैं जिसके बारे में आपको अभी में डीप्स में जाकर के नहीं पढ़ना है, बस अभी आपको थोड़ा सा देख लेना है, और ये आपको अगली कक्षाओं में जाके समझाई जाएंगी। गति के नियम, गति के समीकरण, गति के समीकरण। गति के देखिए 3 समीकरण होते हैं, जो कि पहला आपका होता है v बराबर u प्लस क्या होता है, at, जिसे हम गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। दूसरा समीकरण जो होता है वह आपका होता है, दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। यह आपके गति का दूसरा समीकरण होता है। गति का जो तीसरा समीकरण होता है वह आपका होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति के तीनों समीकरणों को आप याद रखेंगे, अगली कक्षा में जब जाएंगे तो इसका उपयोग किया जाएगा। बारी बारी से मैं आपको सबसे परिचित करा देता हूं। v का मतलब जैसा कि हमने बताया अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण, और t का मतलब समय। ठीक उसी प्रकार से s क्या है, दूरी है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, t क्या है आपका समय है, a क्या है त्वरण है, t क्या है आपका समय है। v आपका अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग, और a आपका क्या है, त्वरण है, s क्या है आपकी दूरी है। तो इस प्रकार से आप गति के तीनों समीकरणों को याद रखिएगा, जो कि आपके अगली कक्षा में काम आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, जो कि गति है, मोशन है, वह पूरी तरह से आपका एक ही वीडियो में समाप्त होता है। तो बच्चों, इस वीडियो से संबंधित एक राय अपनी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।